डियर स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वीर पर डिफेंस एकेडमी पर। आज हम एक बहुत अच्छा सेशन लेके आ रहे हैं हिंदी का, जिसमें आपको हम गद्यांश पढ़ाएंगे। गद्यांश कैसे सीखे जाते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। पहले ये बताइए, आप तो लोग कैसे हो, अच्छे हो या नहीं हो, ये बताओ जल्दी से। पहली बात दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा हमारा जो बैच है वो स्पेशल सैनिक जेएनवी के लिए है। दूसरी बात, ये फाउंडेशन बैच है जो आपका कंटिन्यू कर चलेगा क्लास के लिए। और आज की जो क्लास होगी वो क्लास है आपकी हिंदी की, जिसमें आपकी हिंदी 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश के रेगुलर वे में आते हैं। तो उसको डिस्कस करेंगे हम अच्छी तरह से, इस वे में हम डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, आइए। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, आपका भी सपना होगा कि आप लोग भी आराम से सैनिक स्कूल में, नवोदय विद्यालय में जाएं, सैनिक स्कूलों में जाएं, से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। ये मैं आपको पहली बता चुका हूँ, ये क्लास किसकी होगी? क्लास होगी सैनिक और जेएनवी नवोदय विद्यालय के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस बात को, आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो हमारे प्रैक्टिस सेट है किसका? गद्यांश का। देखिए, गद्यांश हिंदी में 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कितने? 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपसे गद्यांश के पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। उसको ही हम डिस्कस करेंगे और एक सिंपल वे में सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे कि क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और गद्यांश क्या होता है? गद्यांश आपके फ्री के नंबर्स होते हैं। क्यों फ्री के नंबर? कैसे? देखो, हिंदी आपके जो 15 क्वेश्चन आते हैं ये आपके फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप इसमें पर डे 30 से 35 मिनट भी दे दोगे और 2 मंथ, तो आप अपने पेपर में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स कर सकते हो। क्योंकि सबसे सरल भाषा होती है मैं हिंदी, क्योंकि हम इसको रेगुलर वे में पढ़ते हुए आए हुए हैं। तो इसलिए आज हम इस पर ही बात करेंगे कि हमें कैसे, हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 50 आउट ऑफ 50। और आज हम 5 नंबर को पक्का करेंगे। इसके प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैं रेगुलर वे में बहुत सारे, लेकिन आज समझेंगे हम किसे इससे टैकल करते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा अच्छे लेवल का होगा। ये समझ लीजिए, आपके जो एग्जाम में आएगा उससे 30% अप लेवल का ये प्रैक्टिस सेट है। आपके एग्जाम में जो आएगा उससे नेक्स्ट बार में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझ गए तो समझ लो आपके 5 में से 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे टैकल करते हैं, आगे आइए। सबसे पहली बात, किसी भी पैराग्राफ को हमें किस वे में सॉल्व करना है। सर पैराग्राफ क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 5 क्वेश्चन पैराग्राफ के पूछे जाते हैं। ऐसे इंग्लिश में आते हैं, ऐसे हिंदी में आते हैं। तो हिंदी की वो सिंपल होते हैं इंग्लिश से ज्यादा। उसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, लेकिन हिंदी के लिए कोई दिमाग की यूज नहीं है। आप बहुत इजी वे में कर लोगे। ठीक है, जो आपके पेपर में आता है उसको। ठीक है, और इसको आपने कर लिया, समझ लो कि आपने पेपर वाला भी आउट ऑफ 5 कर लिया। तो देखो, सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उसमें से आप क्या करोगे? उसमें से आप पहले कुछ बातों पर ध्यान दोगे कि हमें इस पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करना है। ये नहीं है कि पैराग्राफ आया, हवा हवा में आपने सॉल्व कर दिया, गलती कर बैठोगे। क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं, जिसमें आउट ऑफ 5 क्वेश्चन और हमें आउट ऑफ 5 ही नंबर लेके आने। ठीक है, इसके लिए पढ़ना भी नहीं पड़ता ज्यादा। तो क्या करोगे आप सब लोग? तो देखो, ध्यान से समझिए आप। पहला पॉइंट, सीधे प्रश्नों पर आना है। सर इसका मतलब क्या है? आपको जब आपके पेपर में एक पैराग्राफ आएगा तो आपको पैराग्राफ पढ़ना नहीं है। आप पहले किस पे आओगे? प्रश्न पे आओगे, देखोगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि पहले आप पैराग्राफ को पूरा रीड करो फिर प्रश्न पे आओ। इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमें टाइम को बचाना है, मैथ में, इंग्लिश में लगाना है। हिंदी में 15 क्वेश्चनों को
5 से 6 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और ये कहाँ से कहा जाएगा, हमारे यहाँ वीरपुर डिफेंस अकेडमी में। ठीक है दोस्तों, सीधे प्रश्न पे आना है, प्रश्न को पढ़ना है। उसके बाद क्या करोगे, प्रश्न का जो हल होगा मिलने पर उसे रेखांकित करना है। जैसे कोई पैराग्राफ होगा, जब आपको कोई पेपर क्वेश्चन मिल गया, जैसे पहला मिल गया, इस पे से पहला गिन लो, पांचवा मिल गया तो पांचवा डाल लो। ठीक है, सबसे पहली बात। तीसरा पॉइंट क्या है, जो पहले प्रश्न का जो हल होगा वो पैराग्राफ पहले या दूसरे में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी ये संभावना यही होगी कि जो पैराग्राफ होगा पहली लाइन या दूसरी लाइन में ही पहले प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 1% ही चांस है जो ना मिले, लेकिन 99% ऐसा होगा कि आपको पहले ही पैराग्राफ में या दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या मिल जाएगा, पहले प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। अब शीर्षक वाले प्रश्न को हल अंत में करें। शीर्षक मतलब क्या है, शीर्षक होता है किसके बारे में बात की जा रही है, उस पैराग्राफ का मोटिव क्या है, उस पैराग्राफ में किसके बारे में बात की जाए। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में बात की गई, महात्मा गांधी ये थे वो थे, इसका मतलब क्या है, उसका शीर्षक क्या होगा, महात्मा गांधी होगा। जिसके बारे में डिटेल से बात की जा रही है वही उसका आपका क्या होगा, पैराग्राफ होगा। ठीक है, उत्तर जो होगा अवतरण पर आधारित हो, अपनी ओर से कुछ ना जोड़े। इसका मतलब क्या है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा ना चलाएं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ ही फालतू बात ना करें। जो पैराग्राफ में दिया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको उस प्रश्न का आंसर देना है, उत्तर देना है। ऐसा नहीं करना हमें कि हमारा आंसर कुछ और होगा और हम किसी और का कुछ दे रहे हैं, अपने दिमाग से कुछ भी बना दे रहे हैं, ये गलत होगा। हमें उस पर ही ध्यान देना है, अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना है। ठीक है, जो पैराग्राफ में होगा उसके ही अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इसके बाद प्रत्येक विकल्प पर विचार करते देखें। क्या करें, आपका प्रश्न होगा, प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, 4, तो उस पर ध्यान से पढ़ें, उनमें से अर्थ की संगत संबंधित प्रश्न के साथ सही बैठती है। इसका मतलब क्या, चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन होगा जो प्रश्न के आधारित क्या बैठेगा, संगत बैठेगा, उस पर ही हमें ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। तो आइए अब हम पैराग्राफ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आराम से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को टेकल करते हैं। देखो दोस्तों, हम पहले क्या पैराग्राफ लेते हैं, इजी वाला, फिर लेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट। देखिए बेटा, ये आपका एक पैराग्राफ दिया जाएगा इसमें पेपर में, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 5 प्रश्न होंगे, प्रश्न इस प्रकार से होंगे, जैसे प्रश्न ये दे दिया, प्रश्न ये दे दिया, प्रश्न ये दे दिया, प्रश्न ये दे दिया और प्रश्न ये दे दिया। अब आपको इनके क्या बताने, आंसर छाटने। तो सर आंसर कैसे छाटे, वही तो हम बताएंगे अब आप लोगों को। तो आपको कहाँ मिलेगा, हमारे यहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, प्रश्न पर ध्यान दो, प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है। तो प्रश्न जो पहला पूछा गया है वो पूछा गया है संहार से तात्पर्य है। आप ध्यान दोगे, संहार से तात्पर्य है। आपका पेपर में दूसरा प्रश्न पूछा गया है आपसे, संहार जीवन और अमृत से किसकी भूमिका जुड़ी है, थोड़ा सा फोकस करोगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया है आपसे, सरल साहित्य में किस रूप से स्वीकृत स्रोत बना सकती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, औषधि संपूर्ण भोजन नहीं बनाई जा सकती क्योंकि। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अनुच्छेद का उपयुक्त अंक क्या है, शीर्षक क्या है। इसके बारे में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले आप क्या करोगे, शुरू के 2-3 क्वेश्चनों पर ध्यान दोगे। अगर आप 5 क्वेश्चनों को एक साथ पढ़ोगे तो आप 5 की बातों को एक साथ ध्यान रख नहीं सकते हो। कोई बच्चे हो, 5 क्वेश्चन पढ़ लिए ऐसा तो नहीं आपके फीड हो जाएगा, लेकिन इतना पता कि हम 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 2 क्वेश्चन माइंड में फीड हो सकते हैं कि वो क्या पूछ रहा है आपसे।
पहला क्वेश्चन क्या है, संघार से तात्पर्य है, और दूसरा ये है आपसे कि संघार जीवन और अमृत से किसकी भूमिका जुड़ी है। अब आइए, अब हम अपना गद्यांश को पढ़ते हैं। तो गद्यांश किस बारे में बात कर रहा है, तो देखो, साहित्यकार की भूमिका जीवन और अमृत से जुड़ी है। आपने ध्यान दिया होगा, तो अभी हम इसमें इस बारे में क्वेश्चन में हमने पढ़ा था दोस्तों, अभी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, साहित्यकार की भूमिका जीवन और अमृत से जुड़ी हुई है। हमने दो क्वेश्चन पढ़े थे, दो क्वेश्चन पर ध्यान दिया था, किस पर, देखो ये रहा कि संघार जीवन और अमृत की किसकी भूमिका जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जल्दी बताइए, क्या दिया हुआ है, साहित्यकार, साहित्यकार की भूमिका जीवन और अमृत से जुड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने दो क्वेश्चन पढ़े, सर क्वेश्चन क्यों पढ़े, तो हम पहले पैराग्राफ पढ़ लेते, क्वेश्चन बाद में पढ़ते तो हमें क्या पता चलता कि पूछा क्या है। जब तक हमें प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो हमें इतना भी ध्यान नहीं रहेगा कि पूछा क्या है। अगर हम पैराग्राफ को भी रीड कर लेंगे तो उससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हमें मिला कि जो ये दिया हुआ साहित्यकार की भूमिका जीवन और अमर से जुड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमारा जो आंसर है इस वाले का क्या आएगा, आप कहोगे सर ईश्वर की नहीं, रासायनिक की नहीं, राजनीतिक की नहीं, किसकी, साहित्यकार की। क्या बात क्लियर हुई। इसका मतलब ये हुआ, जो हमने अभी देखा था, ये क्या देखा था, देखो स्लो पढ़ेंगे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि गद्यांश सीख रहे हैं। पेपर में इतना टाइम नहीं लगाना, पेपर में क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर लगाना है, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सीखने में क्या होगा, हो सकता है कि आपको अभी टाइम लग जाए, ठीक है। तो देखो क्या दिया हो, साहित्यकार की भूमिका जीवन और मृत्यु से जुड़ी है, तो इसका मतलब हमें दूसरे का आंसर मिल गया। एक और देख लो, गरल साहित्य में किस रूप से स्वीकृत स्रोत बनना सकती। तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें प्रश्न पर भी ध्यान देना है, ठीक है। प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसमें से आपको आंसर छांटना है। ऐसा नहीं है कि पहले पैराग्राफ पढ़ लो, नहीं, उसके बाद आइए, संघार और गलल से नहीं, संघार और गलल जो राजनीतिकों के जिम्मे हैं। देखिए इसने बोला गया संघार और गलल जो राजनीतिकों के जिम्मे है, और वह बखूबी बड़े इम्तनान से यह काम कर भी रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसने क्या बोला गया है, ऐसा नहीं। तो आप उस भीड़ में क्यों जाकर जुड़े, उसने बोला गया, देखो ज्यादा डीप नहीं जाना, किसने भाई ये पैराग्राफ ये किसके बारे में बात कर, नहीं, पहले हमें क्वेश्चन के आंसर छाटने। जब हमें क्वेश्चन का आंसर ना मिले, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके पास, उसका आप उत्तर छाटने में प्रॉब्लम, दिक्कत हो रही है, ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब आप ऐसा कर सकते हो, फिर उसको डीपली पढ़ सकते हो। लेकिन डीपली तभी पढ़ना है जब हमें समस्या आए किसी क्वेश्चन को छाटने में, जब हमें वो, अब देखो पहले क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल गया, तो उसको डीपली क्यों समझे कि वो क्या कहना चाह रहा है, नहीं समझेंगे। गद्यांश को डीपली तब समझना है जब हमें एक आध का आंसर ना मिले। आप कर्ल में ही रुचि रखते हैं, तो आपका तरीका उससे भिन्न है, से भिन्न है। आप गरल का तरल रासायनिक के रूप में व्यवहार करें, इसके रूप में, रासायनिक रूप। अभी तक हमने जो क्वेश्चन दोनों पढ़े हैं, तो उसमें नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा था संघार से तात्पर्य क्या है, और दूसरा अलग पढ़ा था, तो उसमें अभी कोई चीज नहीं मिली, तो हमें कोई ऐतराज नहीं। अभी तक हमने जितना भी इसको रीड किया, जितना भी हमने पढ़ा इसको, अभी तक हमें कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ जिससे हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिल सके। इस रूप में गरल औषधि बना सकता है, इस रूप में गरल औषधि बना सकता है, अतः इस रूप में गरल साहित्य में स्वीकृत है, परंतु औषधि है। देखिए अब सुनो, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, गरल साहित्य में किस रूप में स्वीकृत स्रोत बना सकती है। आपको विष दिया हुआ है, आपने रासायनिक दिया हुआ है,
औषधि और रस, 4 दिए हुए। अब यहाँ पे आइए, उसने क्या बोला है, यहीं पे हमने बात बनी, हम दोबारा क्वेश्चन पे इसलिए गए जिससे हम पे गलती ना हो सके, हम 5 में से 5 नंबर ला सकें। यहाँ पर ध्यान देना, इस रूप में गरल औषधि बन जाती है, अतः इस रूप में गरल साहित्य में स्वीकृत है। किस रूप में स्वीकृत है? औषधि का मतलब देखो, ये इसने इसी स्टेटमेंट में, इस पैराग्राफ में आपका आंसर है, इस रूप में गरल औषधि बन जाता है, अतः इस रूप में गरल साहित्य में स्वीकृत, परंतु क्या है? औषधि। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ? हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? क्या विष के बारे में बात की गई है? नहीं की गई। क्या आपके लिए विष विष के बारे में बात की गई है? सर नहीं की। क्या रासायनिक के बारे में बात की गई है? रस के बारे में। किसके बारे में बात की गई है? औषधि के बारे में बात। किसके बारे में बात की गई है? औषधि के बारे में बात की गई। क्या बात समझ में आई? इतनी सी बात क्लियर है? क्या आप लोगों को दोनों क्वेश्चन के आंसर समझ में आए नहीं आए बताइए जल्दी से। हमने जो 2 प्रश्न सॉल्व किए हैं के आंसर आपको मिले नहीं मिले, उत्तर का पता चला नहीं चला। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। औषधि संपूर्ण भोजन नहीं बनाई जा सकती क्योंकि, कल पढ़ लो, उसे पेट नहीं भरता, महंगी होती है, मात्रा निश्चित होती। देखो अब आ गया, हमें नहीं पता लेकिन इधर आ जाइए, यहाँ तो पढ़ लिया। परंतु औषधि है वह मात्रा में दी जाती है, औषधि संपूर्ण भोजन नहीं बनाई जा सकती। क्यों? देखो, परंतु औषधि है वह मात्रा में दी जाती है, इसलिए औषधि संपूर्ण भोजन नहीं बनाई जाती। हम किस वे में दे रहे हैं? मात्रा में। देखो क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे मिलेगा भाई। 5 क्वेश्चन में से आपको आपके 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा, 1-2 ऐसा होगा जो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसमें क्या दिया गया है? परंतु औषधि है वह मात्रा में नहीं, वह मात्रा में दी जाती है, औषधि संपूर्ण भोजन नहीं बनाती। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे नन्हे बच्चे, वो क्या होगा? तो उसकी मात्रा निश्चित होती है, तभी तो मात्रा में दी जा रही है। भाई औषधि क्या होती है? जब हम दवा लेते हैं तो उसमें एक मात्रा होती है, कितनी लेनी है कि आधी गोली, 1 गोली तनासा, क्योंकि क्या है उसकी मात्रा कैसी होती है बेटा? निश्चित होती है। बात क्लियर है? ये की मात्रा कैसी होगी? इसकी मात्रा बेटा होगी निश्चित होती है। उसको निश्चित वैसे चीजों को समझ सकते हैं। मेरे प्यारे नन्हे बच्चों जल्दी बताइए, क्या इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो अब आइए, देखो अब इस चीज को समझिए, इस चीज को अब आप समझिए पहले क्वेश्चन। देखिए बेटा, अब संघार से तात्पर्य क्या है? देखो इसमें इसको वही समझ सकता है जो थोड़ी सी हिंदी जानता हो। अब आप समझिए, इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं जिससे समझ में आ सके। संघार में क्या लिखा हुआ है? यातना, विनाश, वशीकरण और विपत्ति। संघार, संघार का मतलब क्या होता है? संघार का मतलब सीधे सीधे होता है किसी का नाश कर देना, सर्वनाश कर देना। तो उसका क्या होगा? किसी का विनाश कर देना। क्या कर देना? विनाश कर देना। तो बेटा इसका जो तात्पर्य होगा ये तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा इसको पढ़कर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा उसने क्या बोला है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संहार दिया हुआ है उसका खुद ही आपको क्या लगाना पड़ेगा? अर्थ निकालना पड़ेगा कि आंसर क्या आएगा, आपका उत्तर क्या होगा, ठीक है? इसमें क्या हुआ? जो संहार होगा, संहार होता है किसी चीज को मिटा देना, का विनाश कर देना, किसी का नाश कर देना। नाश हुआ या आपका विनाश हुआ, ठीक है? क्योंकि विपत्ति तो नहीं होगी संहार का, क्या होगा आपका? किसी चीज का विनाश कर देना या किसी चीज का नाश कर देना। तो दोस्तों ये जो होता है 80 से 90% ये आपके
पढ़ने के बाद समझ में आता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी नहीं होती, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको गद्यांश से नहीं मिलेंगे, उसका अर्थ आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालना होगा। मैंने यही तो बोला था, किसमें मैंने आपसे ये बोला था जब मैंने आपसे पढ़ाया था क्या, कि प्रत्येक विकल्प पर विचार करके देखें कि उसमें से किसके अर्थ की संगति संबंधित प्रश्न के साथ सही बैठती है। तो संहार का मतलब विनाश होगा, तो वो कौन से के बैठ रही है बेटा, वो बैठ रही है आपको कौन से की, वो बैठ रही है आपके पी के। तो क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? क्या आप लोगों के चारों प्रश्न के आंसर क्लियर हैं? और जल्दी से बताइए, फिर आपको चॉकलेट मिलेगी। नन्हे नन्हे बच्चों हैं, ये 9th क्लास के, इसलिए आप चॉकलेट नहीं है, क्या खाते होंगे? वैसे मोमो ज्यादा पसंद होंगे हैं, आप लोग मोमो ज्यादा खाते होंगे। जल्दी बताइए 5वें क्वेश्चन का आंसर। अनुच्छेद का उपयुक्त तक है। तो देखिए, जीवन और अमृत, साहित्यकार की भूमिका, संगार और गरल, और राजनीतिक की भूमिका। और देखो कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया, तो बेटा देखो पहले आप पढ़ो पैराग्राफ। साहित्यकार की भूमिका जीवन और अमृत से जुड़ी हुई, इसका मतलब क्या हुआ? साहित्यकार की भूमिका, ये इस पैराग्राफ को कौन बात कर रहा है? एक साहित्यकार बता रहा है कि संघार और गरल से नहीं है, संघार और गरल जो राजनीतिकों के जिम्मे हैं, और वह भी बड़े इम्तनान से यहाँ काम कर भी रहे हैं। तो कौन बात कर रहा है? ये बात कर रहा है साहित्यकार। कौन बात कर रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा हुआ, अनु जो शीर्षक होगा वो क्या होगा? साहित्यकार की, क्योंकि साहित्यकार ने अपनी भूमिका बताई है कि कैसे कैसे हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तक पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे जो डिफिकल्ट प्रश्न होता है वो शीर्षक ही होता है, उसको पहचानना। और ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको शीर्षक पूछा जाए। अगर आपका लक अच्छा है, किस्मत अच्छी है, तो शीर्षक पूछा भी नहीं जाएगा, और आपके पूछा भी बहुत कम जाता, मैंने दे दिया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हार्ड लेवल से तैयारी कर रहे हैं। कठिन प्रश्नों का आप आंसर दोगे तो सरल प्रश्न आसानी से आप बना लोगे। जब आप इन कठिन प्रश्नों के हल के बाद गद्यांश पढ़ोगे, जब आप आए हुए 2023 के और 2022 के पढ़ोगे, तो आपको बहुत मजा आएगा, कहोगे सर ये तो बहुत इजी है। तो आप 5 से 6 मिनट जब लगाओगे, जब क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आइए अब हम करते हैं एक और गद्यांश। अब आप खुद आंसर देने की कोशिश करना। अब आप खुद आंसर दोगे क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, और जिन लोगों तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर और शेयर जरूर कर देना सब लोग। ठीक है, जल्दी से बताइए। अब आपका ये है गद्यांश नंबर, इस गद्यांश के बारे में आप लोग जानोगे, बताओगे क्या आंसर है। पहला गद्यांश पढ़ते हैं खुद प्रश्न, पढ़िए आप लोग जल्दी से। तो बोला गया है गद्य अवतरण संबंधित है। ये जो गद्यांश है किससे संबंधित है? पूछा गया है इतिहास से, राजनीतिक से, समाजशास्त्र से, या गांधीवाद से। इससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। गद्यांश लेखक का उद्देश्य क्या है? इसमें जो लेखक का उद्देश्य उद्देश्य क्या है? भारतीय स्वतंत्र संग्राम की विशेषताओं को उजागर करना है, महात्मा गांधी के योगदान की प्रशंसा करना है, जनतांत्रिकता के लाभ बताना है, या अंग्रेजी राज्य के दोष। इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे। देखिए, स्वतंत्र संग्राम मनुष्य में उत्तम स्मरणीयता विशेषताएं पैदा करता है। अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला क्या बात कर रहे हैं। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसकी अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं। अब हम बात कर रहे हैं
भारतीय स्वतंत्र संग्राम की। आपको पता होगा जब आप एसएससी पढ़ते हो तो ये संग्राम हुआ था एक 1857 में। और जब हम भारतीय स्वतंत्र संग्राम की बात कर रहे हैं तो हम किस में पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं इतिहास में। किसमें पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये जो चीज दी गई है किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इतिहास के बारे में। तो देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, दोष तथा खून खराबा के लड़ा गया था। मतलब जब महात्मा गांधी इसमें जुड़े थे तो कोई भी खून खराबा नहीं हुआ था, बिना किसी के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते हैं। गांधी से क्या कहते हैं? सत्याग्रह। इसके पीछे इनकी शिक्षा, धार्मिक और आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इसका मतलब ये हुआ, वो इस बात को ये इस तरह से कहना चाहते हैं कि जो इसके पीछे गांधी जी का वो था, वो शिक्षा, धार्मिक आस्था नहीं थी, इतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचार और व्यवहार का था। सदाचार व्यवहार का मतलब क्या है? हम किससे किस तरह से व्यवहार करते हैं, इनसे हम किस तरह से बातें करते हैं, ये जानते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ रहे हैं और उसके बाद प्रश्न का आंसर। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि वे यह जनतांत्रिक था। जनतांत्रिक था। इसमें देश के हर, जनतांत्रिक का मतलब क्या है? इसमें देश के हर वर्ग वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे। हर तरह का वर्ग था और हर तरह के जाति के लोग, चाहे वे धनी हो या गरीब हो, नर हो या नारी हो, अथवा भिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्म निरपेक्ष और स्वतंत्र कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। धर्म निरपेक्ष का मतलब ये होता है किसी भी धर्म को विशेष प्रायोरिटी नहीं जाती। सब धर्म होते हैं, सब धर्म क्या होते हैं? एक ही होते हैं। इसका मतलब क्या है? धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है? हम किसी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं देते, सबका अपना अलग धर्म है। इसलिए भारत हर धर्म को मानता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो या बुद्ध हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हमें अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे। मतलब क्या पहले क्या था? जैसे आज हमारे पास पीएम सीएम हम अपने वोट देते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। क्या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। इसका मतलब ये हुआ। तो अब आप लोग एक एक करके खुद आंसर दोगे, मैं आपको ट्राई करूंगा कि आप आंसर सही दे रही हो या नहीं। तो पहले का आंसर बताइए क्या होगा? गद्यांश किससे संबंधित है? आप खुद बताइए सोचकर। आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, है ना, कि केवल पिज्जा खाने व्यस्त हो क्या? जल्दी से बताइए नन्हे प्यारे से बच्चों, आग लगा देंगे धुआं धुआं। हमें इसमें 5 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने। आप बड़े बच्चे हो चुके हो, ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? बेटा इसका जो आंसर होगा वो होगा इतिहास से, क्योंकि अध्ययन किससे संबंधित है? इतिहास के बारे में बता रहा है कि इतिहास में क्या क्या चीज हुई। भाई गांधी बात से थोड़ी है, गांधी जी की बात समाजशास्त्र से कोई मतलब नहीं है।
राजनीतिक से भी कोई मतलब नहीं है। ये इतिहास बता रहा है कि हमने किस किस तरह से लड़ाइयाँ की थी, किस तरह से हमने इनको अपना बनाया था। ठीक है मेरे प्यारे में दोस्त बच्चों, आंसर बताइए सेकंड का। आपने पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, आंसर बताइए सोच के जल्दी से। बेटा देखिए, अब बात को समझना, मैंने क्या बोला कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लेखक का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना नहीं, उसे दोष थोड़ी गिनाया, क्या था उसमें? दोष तो गिनाया नहीं गया है। देखिए बड़ा जवाब ये बोला गया है, स्वतंत्र संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीयता पैदा करता है, और भारतीय स्वतंत्र संग्राम इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में युद्ध बिना किसी ईसा न खून करावा के लड़ा गया था। गांधी जी से सत्याग्रह कहते हैं। इसके पीछे उतनी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा आंदोलन को पूर्ण करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह जनतांत्रिक था। यह जनतांत्रिक, ठीक है अभी तक में कुछ चीज मिली नहीं है, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। देश के हर वर्ग के साथ ही एक तो और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या नारी हो या नर हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी राज्य के दोस्त तो उसने गिनाया नहीं है कि अंग्रेजी राज्य में क्या किया किया था, नहीं बताया। दूसरी चीज, महात्मा गांधी के योगदान की प्रशंसा करना है नहीं, उसने महात्मा गांधी के योगदान की कोई प्रशंसा नहीं की, उसने महात्मा गांधी के बारे में ऐसा नहीं बताया कि क्या करना है। ठीक, तीसरी चीज देखो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं को उजागर करना। भाई वो आप लोगों से, मेरे छोटे से बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सोचो उसने क्या भारतीय स्वतंत्र संग्राम की विशेषताओं को उजागर तो किया है। कैसे उजागर किया है? देखो ध्यान दो, ये क्या है कि उसमें देश के हर वर्ग जाति लोग सम्मिलित थे, वे चाहे धनी हो या अमीर हो, है ना, नारी हो या नर हो, विभिन्न समुदायों के हो। भारत के नागरिक आज भी जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष लाभ उठा रहे हैं। हम पहले चुन नहीं सकते थे कोई भी कानून हो। उसमें क्या किया गया है? भारतीय स्वतंत्र संग्राम के बारे में बात की गई है, उसकी विशेषताओं को उजागर किया गया है कि हमने किस तरह से चीजों को बात की है। देखो ध्यान दो, देखो ये लेखक का उद्देश्य पूछा है, लेखक इसमें क्या उद्देश्य बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए सुनिए, मैं आपको पहली चीज बता दूं, आपके में बहुत लो लेवल का पैराग्राफ आता है, गद्यांश आता है, और ये आपका कौन सा हाई लेवल का है। जरा हाई लेवल का क्या पढ़ाया? क्योंकि हाई लेवल के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाई लेवल का आएगा तो कितना आ सकता है, और लो लेवल का कितना आ सकता है। अगर आप इस चीज को हाई लेवल से सीख जाओगे तो जब नेक्स्ट टाइम आपका लो लेवल का चलेगा, जो आपके पेपर में आया हुआ है, अगर वो करेंगे तो देखना आप 5 में से 5 करोगे बिना दिमाग लगाए। क्यों? तो वो आपके में क्या होगा कि पैराग्राफ में आंसर छुपे हुए होते हैं, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। पर इसमें दिमाग क्यों लगवा रहे हो फिर? क्योंकि आप दिमाग चलाओगे अभी तो, और एक आध क्वेश्चन आगे पीछे आ गया तो कर सकते नहीं कर सकते, तभी तुम सबसे अलग बनेंगे। भाई सब लोग क्या कर रहे होंगे, जितने लोग तैयारी कर रहे होंगे सब बुक से पढ़ रहे होंगे, गद्यांश 2023-22 जो आए हुए हैं उसी लेवल का पढ़ेंगे। लेकिन आप जानते हो कि हर साल लेवल में चेंज आता है, थोड़ा सा लेवल का आता है। तुम हाई लेवल कर लेंगे तो लो लेवल का में आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, लेखक ने मुख्य रूप से
बताइए क्या हुआ। देखिए बेटा, देखो सुनो, लेखक का जो मुख्य उद्देश्य था इसमें ये था, हमें आजादी कैसे मिली, दूसरा है गुलाम देश की क्या दशा थी, नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, स्वराज से हमें हमको क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए। देखो बेटा, देखो यही कहा गया है, यहाँ ध्यान देना। पहले क्या था, हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हमें अपना प्रतिनिधि नहीं सकते थे, क्या कोई गंदा कानून लागू नहीं कर दिया गया था तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्र पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते। अब इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि आपके पास क्या क्या अधिकार नहीं थे और हमें स्वतंत्रता के बाद क्या क्या अधिकार मिले हैं। आजादी की बात नहीं कही है कहीं पर कि हमें आजादी कैसे मिली, ये बताई नहीं गई है कहीं पर। इस पैराग्राफ में आपको ये नहीं बताया गया है कि हमें आजादी के बारे में कैसी मिली, ये बताया गया है कि हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में हम अपना शासन करने के लिए हम अपने प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया गया तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी अपनी राय स्वतंत्र पूर्वक नहीं व्यक्त नहीं कर सकते। ये क्या बता रहा है, ये लाइन बता रही है कि हमें क्या क्या अधिकार नहीं थे, हमें क्या क्या अधिकार अब मिल चुके हैं। हम अपनी राय दे सकते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्वराज को हमको क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्योंकि गुलाम देश की क्या दशा थी ये थोड़ी बताया है, राष्ट्रीय आंदोलन क्या था ये कुछ नहीं। बड़ा इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य विशेषता यह है कि यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया, इसका लाभ धर्मनिरपेक्षता के रूप में मिला, इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, या इसमें देश के सभी वर्गों और जातियों के लोग सम्मिलित थे। कौन सा होगा। तो बेटा देखो ये बताया गया है, ध्यान ध्यान, इस स्वतंत्र आंदोलन को समर्थ रखने का मुख्य कारण यह है, मुख्य कारण क्या है, यह जनतांत्रिकता अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में ही आपको मिल गया। इसका मतलब ये होगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। आप कह सकते हो इसके देश के सभी वर्ग और जातियों के लोग सम्मिलित थे। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, अगर आई हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, धर्म निरपेक्षता से अभिप्रिय है। धर्म निरपेक्षता मतलब क्या है कि हम किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, किसी धर्म को हम ऐसा नहीं करते मिटा देंगे। देखो अपना अपना अलग अलग धर्म होता है, उसके बीच में हम नहीं आते हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई ईसाई होता है, कोई जैन होता है, सब अपना अपना धर्म को मानते हैं। इसका मतलब क्या, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि धर्म में हस्तक्षेप ना करना, तो किसी धर्म के बीच में कुछ नहीं बोलना, हमें कोई मतलब नहीं है कि उसका धर्म कैसा होगा, क्योंकि बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं तो आपको अर्थ पता हो, ठीक है, जो पैराग्राफ से संबंधित नहीं होते, लेकिन जब आपके जो पेपर में आएगा उसमें 100% ऐसा होगा उसमें अर्थ होगा। लेकिन 1% पेपर हार्ड आ जाए
तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि बस आराम से खाओ पियो, धुआं धुआं भी करना है, क्वेश्चन में हमें आग लगा देनी है। और ये कहाँ होगा? वीर पर डिफेंस अकेडमी में। देखिए दोस्तों, जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए, आपके पास 1 मिनट का समय है, खूब समय दिया जा रहा है, आराम से समय लीजिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और आपने इसका आंसर देगा तो आपको ऑनलाइन आपको पिज्जा भिजवा दिया जाएगा, पाकिस्तान में जाके उठा लेना, डिलीवरी कर लेना। बेटा देखिए सुनो, कैसा माना जाए कि हमारा स्वतंत्र संघर्ष जनतांत्रिक था? देखो बड़ा देखिए पैराग्राम में आप, जहां जनतांत्रिक था क्योंकि इसमें हर देश के वर्ग जाति लोग क्या थे? सम्मिलित थे। इसका मतलब ये हुआ का जो आंसर आएगा वो आएगा ए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की तो बात उसने कही नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र प्रेमियों का आंदोलन था ये भी कहीं नहीं की गई है। यह महात्मा गांधी के साथ व्यवहार का प्रतीक था, ये भी बात नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा? ए। कौन सा होगा बेटा? ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन गलत है? अब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब एक एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। जल्दी से छोटे नन्हे बच्चों आंसर बताइए जल्दी से फटाफट, आप लोगों के आंसर आएगा। देखिए सुनो, स्वतंत्र संग्राम के पीछे गांधी जी का की प्रेरणा प्रमुख थी। हाँ, गांधी जी के बारे में बात की गई है, ये सही है। स्वतंत्र संग्राम राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष था, ये भी बात सही है। स्वतंत्र संग्राम सन 1957 प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। लेकिन देखो, स्वतंत्र संग्राम भारत के बाहर लड़ा गया था? नहीं, ये तो भारत में लड़ा गया था भाई। हम भारतीय थे, अंग्रेज हमारे भारत में थे, उनको हमें बाहर करने के लिए क्या लड़ा गया था? युद्ध। तो कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि ये भारत के बाहर नहीं, भारत में ही लड़ा गया था। ठीक है बेटा, ये कहाँ लड़ा गया था? ये भारत में ही लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो आपका क्या होगा? गलत होगा। ठीक है बेटा, देखिए और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। देखिए हमारे क्या है कि हमारे प्यारे से कृष्ण जी सर हैं जो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं मस्त तरीके से। आपको कुछ भी बात करनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। कॉल क्या होगी? आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लास दोनों दे सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास भी हो और आपको हमें डाउट सेशन भी हो। तो ये आपका क्या है, थैंक यू वॉचिंग फॉर डिफेंस। आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई कभी कभार, और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारी बुक है, आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, सारी बुक हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके ठीक है। इसके बाद हमारे जो फ्यूचर्स हैं कि हम बता चुके हैं आपको। लाइव क्लास में क्या होगा, आप हमसे बात करोगे, हम आपसे बात करेंगे, हम आपस में एक दूसरे की बात कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। डेली होमवर्क असाइनमेंट मिलेगा आपको अच्छी तरह से। वीकली टेस्ट होगा एवरी संडे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी और सैटरडे संडे आपको उसका क्या करना है? रिवीजन करना है। जब रिवीजन करोगे आप, फिर उसके बाद टेस्ट दोगे आप सब लोग। 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें भी सॉल्यूशन होगा आपका, मंथली स्टडी नोट्स मिलेंगे और 24 घंटे आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है भाई, आप लोग इस नंबर पर कुछ कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।